बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर कामरान जमशेद। होम्योपैथिक की फील्ड में मुझे तकरीबन 40 साल के करीब हो गए और इस 40 साल के अरसे में सीखते सिखाते समझते समझाते एक वक्त लग गया है और उसके बाद जो है वो कुछ नतीजा इंसान अखज़ कर लेता है। इतने अरसे के बाद उसके पास कई मरीज़ आते हैं और उसके बाद उसको ये इस बात पर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये नई दवाएं जो हैं इस सिलसिले में काम कर सकती हैं। तो आज मैं आपको अस्थमा के बारे में जो है वो तफसील बता रहा हूँ कि अस्थमा में कौन कौन सी दवाएं जो है होम्योपैथिक की बहुत कामयाब रहती हैं और जिस पे मैंने तजर्बा किया है कि लोग कहते हैं कि दमा जो है वो दम से जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इसमें जो है इंसान को कामयाबी मिल जाती है और इस बीमारी से निजात मिल जाती है, चाहे वो दमा 30 साल का पुराना हो। लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर का तजर्बाकार होना बहुत ज़रूरी है और जितनी वो मेहनत करेगा उतनी ही जो है वो अल्लाह ताला उसे कामयाबी देगा। तो बजाय इसके कि मैं तफसीलात में जाऊं कि क्यों होता है, कैसे होता है, बुनियादी तौर पे ये एक फेफड़ों की एलर्जी है और जिस आदमी को भी ये तकलीफ़ होती है बहुत तकलीफ़ से सांस लेता है और अमूमन उसे बैठ के सांस लेने में, बैठ के और झुक के सांस लेने में ज़रा आसानी महसूस होती है और अमूमन इनको अटैक जो है वो रात के वक्त भी होता है। तो सीने पे अगर स्टेथोस्कोप लगाई जाए तो उसमें सीटी बजने की आवाज़ आती है। तो बेचारे मरीज़ बहुत परेशान रहते हैं। अगर जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो डेथ भी हो जाती है, लेकिन ऐसा देखने में कम आया है। तो जिस कदर हो सके इस सिलसिले में होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। मुझे सबसे बड़ा तजर्बा जो है वो खुद मैंने अपने बच्चे के ऊपर किया। बच्चे की उम्र जो है वो तकरीबन 2-3 साल थी और उसको अस्थमा की शिकायत हो गई। तो उस वक्त जो है वो हमारी एहलिया जो है वो इस बात से इख्तलाफ करती थी कि इसका होम्योपैथिक इलाज कराया जाए। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अक्सर व बेशतर हम उसे नेबुलाइज़र लगवाने के लिए ले जाया करते थे। तो ये बार बार की प्रैक्टिस थी और जब नेबुलाइज़र लगवा लिया 2-3 दिन के लिए ठीक हो गया, फिर दोबारा अटैक हो गया, फिर यही सिलसिला चलता रहा। एक दफ़ा तो हद हो गई कि नेबुलाइज़र जो है हमने लगवाया रात को और सारी रात बच्चा तकलीफ़ में रहा और सुबह सवेरे जो है वो फिर उसे ले गए, फिर भी उसकी तबीयत ना संभली। तो मैंने सख्ती से एहलिया से कहा कि अब मैं ये इलाज नहीं करवाऊँगा, अब जो है वो मैं ख़ुद इसका इलाज करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरा बच्चा जो है वो तकरीबन 28 साल का है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको सांस की तकलीफ़ वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए कि आए दिन हमें जो है नेबुलाइज उसे करवाना पड़े। और इस सिलसिले में दवाएं तो हम बताते हैं और फ़ायदा कोई दूसरा उठा लेता है मरीज़ों के अलावा। मिसाल के तौर पे ये कंपनी को दवा का पता चल गया कि ये दवा जो है इसके लिए मौसर है, तो डॉक्टर को तो कुछ नहीं मिलता, वो लाखों रुपए कमा लेते हैं दूसरे लोग जो इनको पढ़ के और अपनी एक दवाई का फार्मूला बना के दे देते हैं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर को चाहिए कि वो तमाम जो है उसकी तफसीलात मालूम करें, उसकी मोडलिटीज़ मालूम करें, उसको ये तकलीफ़ कब होती है और किस वक्त ज़्यादा होती है, किस मौसम में और किस वजह से होती है, तो उसका सबब तलाश करें। उसके असबाब कई हैं, कई हो सकते हैं और उसमें हम जो सबसे पहले काम करते हैं या मैं काम करता हूँ वो ये है कि ट्यूबरकुलिन 200 की या 1 mg की एक डोज जो है वो वीकली देता हूँ। तो इससे क्या है कि वो तमाम किस्म की एलर्जीज़ के असरात इसमें दूर होते हैं जो एक रुकावट बने हुए हैं इस इलाज के सिलसिले में। मौरूसी कहीं से आगे हैं, ट्यूबरकुलोसिस फैमिली से ताल्लुक़, अगर किसी की फैमिली में कहीं ट्यूबरकुलोसिस है तो उसकी नस्ल में आगे चल के बहुत सी रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां जो है वो हो जाती। तो उसका तोड़ने के लिए, उसका ज़ोर तोड़ने के लिए जो है नोसोड जो है वो होम्योपैथिक में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्यूबरकुलिनम बेसिलिनम। उसके बाद आपका इलाज करना जो है वो आसान हो जाता है। इस सिलसिले में मेरी जो प्रैक्टिस रही है शुरू शुरू में वो ये है कि अगर किसी के बच्चे को या बड़े को
अस्थमा की शिकायत है तो संबुगस नायग्रा 3x में और स्पोंजिया टस्टा 3x में अगर जल्दी जल्दी दी जाए तो अस्थमे का अटैक जो है वो रुक सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मुस्तकिल इस चीज़ को तोड़ने के लिए कि बीमारी मुसलसल ना रहे, ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिरियम की 200 की डोज जो है वीकली एक देनी पड़ती है। लेकिन इसको आप रिपीट करेंगे कम से कम महीने में 4 दफ़ा, और ये 3 महीने से 4 महीने तक ये इलाज इसका चल सकता है। अब ये मसला है कि आप मरीज़ के बारे में तलाश करें कि उसे किस चीज़ से ये तकलीफ़ बढ़ रही है। मौसम के लिहाज से, किसी फल से एलर्जी है, या जिन लोगों ने पालतू बिल्लियाँ पाल रखी हैं उनकी वजह से है, या परों की वजह से है, उनके परों की वजह से है, या कोई और डस्ट वगैरह की एलर्जी है, तो ये आपको खोज लगानी पड़ेगी। तो मेरे बच्चे को चूँकि जो रसदार फल हैं जैसे कीनू वगैरह हो गया, माल्टा हो गया, इस तरह की चीज़ें खाने से जो है वो एलर्जी हो जाती थी और दमा की शिकायत हो जाती थी। तो मैंने उनको जो है वो आर्सेनिक इस्तेमाल करवाई। आर्सेनिक जो है इसकी जो अलामात हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए कि आर्सेनिक का मरीज़ जो है वो उसको भी सांस में दिक्कत होती है, और वो घूंट घूंट पानी पीता है और बेचैन रहता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो है वो आर्सेनिक एल्बम जो है वो 30 में दी जाती है। अच्छा, एपिकाक भी एक इस सिलसिले में अच्छी दवा है, और एकोनाइट एपिकाक मदर टिंचर में जो है वो अगर 5-5 कतरे सीवियर अटैक के दौरान दिए जाएं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो उससे भी दमे का अटैक जो है वो रुक जाता है। लेकिन ये आर्जी इलाज है, इसको हर दफ़ा आजमाने से मसला नहीं हल होता। मसला उसी वक्त हल होता है जब हमारे पास अलामात पूरी हों और हमने सही खोज लगा लिया हो कि असल इसके साथ किस चीज़ की एलर्जी है। लेकिन नहीं मिल रहा तो फिर भी होम्योपैथिक दवाएं आपकी मददगार रहती हैं। तो इसमें एंटम टार्ट, एंटीमोनियम टार्ट या एंटीमोनियम सल्फ ये भी मौसर रहती हैं अस्थमा के अटैक में, या बलगम निकालने के लिए, ऐसे मरीज़ों की बलगम निकालने के लिए और उसे साफ़ करने के लिए एंटीमोनियम टार्ट भी जो है वो काम करती है। इसके अलावा एक बात चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि कहीं मरीज़ को साइनोसाइटिस तो नहीं है, नाक तो नहीं बंद रहता। बाज़ दफ़ा उसका सीना क्लियर होता है लेकिन नाक की नाली जो है वो तंग होने की वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो लोग ये समझते हैं कि अस्थमा है। तो इसमें जो है इसका ख्याल भी करना चाहिए। अच्छा, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि काज तलाश करें, तो एक खातून मेरे पास आती थी इलाज के लिए अस्थमा के लिए, तो मैंने ये सारे टोटके सब आजमा लिए। ट्यूबरकुलिनम भी दिया, बेसिलिनम भी दिया, संबुगस नायग्रा भी दिया, और उनसे जो मुझे हिस्ट्री लेने पर चीज़ पता चली, वो खातून जो है मीठा खाने की बहुत शौकीन है। तो मीठा खाने की जो शौकीन ख़वातीन है या मर्द है या मरीज़ हैं, तो उसको जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो 1 में या 1000 में या 30 में या 200 में एक एक ड्रॉप देने से जो है वो उसका मामला जो है वो क्लियर हो गया, और पुराने पुराने केस जो है वो इससे ठीक हो गए। तो इस सिलसिले में घबराना नहीं चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप भी मुझे फ़ायदा पहुँचाएँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि बेचारों से देखा नहीं जाता कि उनकी जो हालत होती है। अच्छा, इसमें एक और मैं ऐड कर दूं चीज़, वो ये है कि जबरांडी क्यू के नाम से एक दवा आती है। जबरांडी क्यू जो है अगर उसकी आधा ड्राम यानी कि तकरीबन 30 ड्रॉप के करीब पानी में डाल के पिला दिए जाए, तो उससे भी अस्थमा का अटैक जो है वो रुक जाता है। और नेबुलाइज़र में दूसरी कोई दवा डालने के बजाय अगर जबरांडी डाल दी जाए तो वो भी इस मर्ज़ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन माहिरीन, डॉक्टर क्लार्क, वो ये लिखते हैं कि सिलेशिया इसकी बेहतरीन दवा है। सिलेशिया मैंने आपको बताया कि एलर्जी की दवा पहले भी, और अब भी बता रहा हूँ कि सिलेशिया और पल्साटीला ये बहुत अच्छी दवाई है एलर्जी की हमारे होम्योपैथी में। तो पल्साटीला का जो मरीज़ है ना, वो बिल्कुल अस्थमा जैसा ही मरीज़ होता है एक तरह से। वो चाहता है खिड़कियाँ खुली रखें, हवादार हो, सांस लेने में आसानी हो, उसका बंद कमरे में दम घुटता है। तो इस में जो है वो पल्साटीला बहुत अच्छा काम करती है। या उस मरीज़ को जो है वो चटपटी चीज़ें की खाने की बहुत ख्वाहिश है, तो ऐसे मरीज़ जो पकोड़े, समोसे और चटपटे चाट वगैरह खाने के बहुत दिलदादा है, या लौंग चढ़े वगैरह खाने के,
تو پلسر ٹیلا ان کے لیے بہت اچھی دوا ہے، چاہے انہیں کوئی بھی مرض ہو تو پلسر ٹیلا ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا پودا ہے جس سے ایک زمانے میں دوا بنائی گئی تھی۔ خواتین کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے پلسر ٹیلا، اور استھما میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور کئی کام ہے اس کے، پھر کبھی آپ سے اس سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو میرا یہ میسج جو ہے وہ سب تک پہنچا دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان اور آپ کو صحت مند رکھے اور موذی بیماریوں سے بچائے رکھے۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔